जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुए हैं साइंस स्टडी पॉइंट अमेठी में। और आज हम एक नया टॉपिक पढ़ाएंगे। ठीक है, आज हम जो है आपको आपको हम कार्य तथा ऊर्जा चैप्टर में 1 से 16 तक अंकित प्रश्न सॉल्व करा चुके थे। और आज हम 16 से आगे जितने भी अंकित क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व कराएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है 60 किलोग्राम का एक व्यक्ति है। 17 क्वेश्चन नंबर 17 है कार्य तथा ऊर्जा, कार्य तथा ऊर्जा और आंकिक प्रश्न हल। ठीक है, चलिए। तो 17 क्वेश्चन नंबर में कह रहा है 60 किलोग्राम का एक व्यक्ति है। ठीक है, एक व्यक्ति का भार दिया गया है 60 किलोग्राम। ठीक है, द्रव्यमान दिया गया है और 30 सीढ़ियां, वह व्यक्ति 30 सीढ़ियां 20 सेकंड में चढ़ता है और जिसमें प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर दी गई है। व्यक्ति द्वारा कृत कुल कार्य की गणना करनी है, सामर्थ्य की गणना करनी है। तो देखिए, तो टोटल हम बताएंगे द्रव्यमान 60 केजी। ठीक है, कुल सीढ़ियों की संख्या, तो सीढ़ियों की संख्या, टोटल सीढ़ियों की संख्या है सीढ़ियां टोटल 30 है। सीढ़ियों की संख्या 30 है। उसके पश्चात सीढ़ियों की टोटल संख्या जो है, सीढ़ियों की संख्या टोटल जो है, ठीक है, 30 सीढ़ियां हैं और 20 सेकंड में टोटल समय जो दिया गया है वो सीढ़ियों को चढ़ता है 20 सेकंड में, 20 सेकंड में चढ़ जाता है। और जो है प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई दी गई है। ठीक है, सीढ़ी की ऊंचाई, ठीक है, आपकी सीढ़ी की ऊंचाई दी गई है। सीढ़ी की ऊंचाई दी गई है, ऊंचाई दी गई है 20 सेंटीमीटर। क्या दी गई है? 20 सेमी दी गई है। तो देखिए, आपको बताना है व्यक्ति जो है वो 30 सीढ़ियां 20 सेकंड में चढ़ता है और प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 20 सेमी है। तो आपको बताना है उस व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे कि वह टोटल ऊंचाई कितनी चढ़ता है। तो हम कुल ऊंचाई निकालेंगे। कुल ऊंचाई बराबर 30 सीढ़ियां हैं और प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 20 है। तो कुल ऊंचाई बराबर हो जाएगी, ये आपका सेमी में 600 सेंटीमीटर ऊंचाई हो जाएगी। या आर हम इसे 6 मीटर लिख सकते हैं, 6 मीटर ऊंचाई। ठीक है, तो एच की वैल्यू आ गई 6 मीटर। ठीक है, अब हम कार्य निकालेंगे तो W = mgh। तो कार्य का फॉर्मूला ये हो जाएगा, m की वैल्यू दी गई 6 किलोग्राम, 60 किलोग्राम। और g की वैल्यू यहाँ क्या दिया गया है? 10 दिया गया है। g की वैल्यू 10 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ हम 10 लेंगे, h की वैल्यू 6 लेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 3600 जूल। ठीक है, आंसर आ जाएगा 3600 जूल। लीजिए, किया गया कार्य आ जाएगा 3600 जूल। उसके पश्चात नेक्स्ट पूछा गया है उसके सामर्थ्य की गणना कीजिए। सामर्थ्य की भी गणना करनी है। तो P = होता है W/T। P = W/T। W की वैल्यू 3600 है और T की वैल्यू समय 20 सेकंड टोटल दिया गया है। 0 से 0 कैंसिल होगा, 180 वाट आ जाएगी। जो सामर्थ्य आ जाएगा वो 180 वाट, 180 वाट। ठीक है, ये उसका सामर्थ्य आ जाएगा। ये भी आंसर है और ये भी आंसर है। ये कार्य आपने ज्ञात किया, ये उसका सामर्थ्य आपने ज्ञात किया। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 17 को हमने सॉल्व किया। अब नेक्स्ट आपको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। ठीक है, तो नेक्स्ट 18 क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। 10 किलोग्राम की एक वस्तु है और पृथ्वी से 6 मीटर ऊपर है, पृथ्वी से 6 मीटर की ऊंचाई पर है। तो उसकी स्थितिज ऊर्जा की गणना कीजिए। एक वस्तु 10 किलोग्राम की है और पृथ्वी से 6 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा की गणना करनी है। तो चलिए, तो m = 10 kg
और h इक्वल टू 6 मीटर ऊंचाई, ठीक है। और g की वैल्यू क्या दी गई है 9.8, g की वैल्यू दी गई है 9.8 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यू दी गई है, ठीक है। तो ये दिया गया है। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, हमें स्थितिज ऊर्जा निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो P इक्वल टू mgh होता है, ठीक है। m की वैल्यू 10 दी गई है, g की वैल्यू 9.8 दी गई है और ऊंचाई 6 है, ठीक है। तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। 98 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आ जाएगा 588 जूल, 588 जूल आ जाएगा, ठीक है। ये 588 जूल, ये स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी। ये क्या आ जाएगी, स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। दो पिंड जिनके द्रव्यमान क्रमशः 4 किलोग्राम 6 किलोग्राम के हैं के संवेग समान है, किस पिंड की गतिज ऊर्जा अधिक होगी, आपको ये बताना है, ठीक है। तो देखिए एक पिंड जो है उसका द्रव्यमान है 4 केजी और दूसरे पिंड का द्रव्यमान है 6 केजी। अब कहा जा रहा है इनके संवेग समान है। ये P मीन्स पोटेंस आपका संवेग है, मोमेंटम है, ठीक है। तो संवेग क्या है, संवेग P1 इक्वल टू P2। हम कहेंगे प्रश्नानुसार P1 इक्वल टू P2, दोनों के संवेग इक्वल है, समान है। तो दोनों के संवेग समान है, तो कह रहा है किस पिंड की गतिज ऊर्जा अधिक है। हमको पिंड की गतिज ऊर्जा बतानी है, किस पिंड की गतिज ऊर्जा अधिक है, ठीक है। तो हमें बताना है किस पिंड की गतिज ऊर्जा अधिक है। तो P के सूत्र से, संवेग के सूत्र से हम निकालेंगे P1 इक्वल टू होगा m1 v1 और यहाँ P2 इक्वल टू होगा m2 v2, ठीक है। तो आपका v1 इक्वल टू हो जाएगा P1 अपॉन m1 और यहाँ v2 इक्वल टू हो जाएगा P2 अपॉन m2, ठीक है। तो ये v1 की वैल्यू है, ये v2 की वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे, गतिज ऊर्जा निकाल लेंगे, 1/2 m1 v1 स्क्वायर और यहाँ k2 इक्वल टू 1/2 m2 v2 स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए यहाँ हम v1 की वैल्यू रखेंगे, यहाँ v1 की वैल्यू रखेंगे, तो 1/2 m1 और v1 की वैल्यू है P1 अपॉन m1 और पूरे का स्क्वायर करेंगे। यहाँ भी हम k2 इक्वल टू 1/2 m2 है, m2 रहेगा यहाँ और v2 की वैल्यू है P2 अपॉन m2, P2 अपॉन m2, ठीक है। पूरे का स्क्वायर है तो पूरे का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। हम यहाँ मिटाते हैं, यहाँ सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व होगा। तो ये आपका हो जाएगा K1 गतिज ऊर्जा हो जाएगी, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे एक स्टेप और कर देते हैं। K1 इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा P, यहाँ m1, ठीक है, इंटू P1 का स्क्वायर अपॉन m1 का स्क्वायर है तो m1 दो बार हम कर लेंगे m1 और ये m1 से m1 कैंसिल हो जाएगा। देखिए m1 की स्क्वायर कर सकते थे लेकिन m1 से m1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका रहेगा। और k2 इक्वल टू इसी प्रकार 1/2 m2 और यहाँ हम कह सकते हैं P2 का स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा, यहाँ हम लिख लेंगे P2 का स्क्वायर m2 P2 का स्क्वायर अपॉन m2 दो बार m2 इंटू m2 से m2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ बचेगा आपका K1 इक्वल टू, ठीक है, 1/2 m1 नहीं बचेगा आपका P1 का स्क्वायर अपॉन m1, ये आपका बचेगा P1 का स्क्वायर अपॉन m1 और K2 इक्वल टू में 1/2 P2 का स्क्वायर अपॉन m2, ठीक है। तो K1 अपॉन K2
K1 अपॉन K2, हम कहेंगे समीकरण ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर, ठीक है, तो K1 अपॉन K2 इक्वल टू हाफ इंटू P1 का स्क्वायर अपॉन M1 इंटू, देखिए ये अपॉन में करेंगे, इसको हम 2 स्टेप में करते हैं, 2 स्टेप में लगाते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 1/2 इंटू P1 का स्क्वायर अपॉन M1 अपॉन ये 1/2 इंटू P2 का स्क्वायर अपॉन M2, ठीक है। ये P2 का स्क्वायर है, ठीक है, ऐसा भी हम कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से देखिए, इसमें 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद शेष के हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए K1 अपॉन K2 इक्वल टू, हम लिख सकते हैं P1 का स्क्वायर अपॉन P2 का स्क्वायर, M2 ऊपर आ जाएगा और M1 नीचे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए P1 अपॉन P2 क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं, ठीक है, हम लिख सकते हैं P1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसको भी P1 लिख सकते हैं। चूंकि P1 इक्वल टू P2 बराबर है तो हम इसे कैंसिल कर देंगे, ठीक है, कट जाएगा और यहाँ बचेगा K1 अपॉन K2 इक्वल टू M2 की वैल्यू क्या है, M2 की वैल्यू क्या है, M2 की वैल्यू 6 है अपॉन M1 की वैल्यू क्या है, 4 है। तो हम इसे कैंसिल करेंगे 2 से, तो ये 3/2। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा आपका K1 रेशियो K2 इक्वल टू 3:2। इस प्रकार K1 ग्रेटर देन है K2 से। K1 गतिज ऊर्जा, पहले पिंड की जो गतिज ऊर्जा है वो दूसरे पिंड की गतिज ऊर्जा से अधिक है, चूंकि रेशियो में भी आपका आ रहा है 3 2 से, तो इसलिए दूसरे पिंड की गतिज ऊर्जा जो है वो पहले पिंड की गतिज ऊर्जा दूसरे पिंड की गतिज ऊर्जा से अधिक है। तो आप कह सकते हैं चूंकि, तो इसलिए, ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 4 किलोग्राम पिंड की गतिज ऊर्जा अधिक होगी, गतिज ऊर्जा अधिक होगी। लीजिए, तो इस प्रकार से हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है। आप इसको बता सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन इसका, ठीक है, ये यहाँ सॉल्व करेंगे और यहाँ आ जाएगा K1 इंटू K2 का अगर अनुपात पूछा जाएगा तो ये अनुपात आएगा, रेशियो आएगा, और पूछा जाएगा किसकी गतिज ऊर्जा अधिक है, तो K1 ग्रेटर देन K2, अर्थात K1 की गतिज ऊर्जा अधिक है K2 से। तो इस प्रकार ये आपका सॉल्व हुआ क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद 20 क्वेश्चन बताएंगे हम, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 20। देखिए 20 क्वेश्चन नंबर में क्या कह रहा है, 20 में कह रहा है 4 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड की गतिज ऊर्जा 50 जूल हो तो इसके संवेग की गणना कीजिए। द्रव्यमान दिया गया पिंड का 4 किलोग्राम द्रव्यमान दिया गया है और गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी दी गई है 50 जूल दी गई है, और पूछा जा रहा है आंसर क्या होगा, ठीक है, क्या पूछा जा रहा है, संवेग की गणना करनी है आपको, पी मोमेंटम ज्ञात करना है, संवेग ज्ञात करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सर्वप्रथम गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला लगाएंगे, K इक्वल टू हाफ mv², हाफ m की वैल्यू 4 है और v² की वैल्यू निकालनी है, K की वैल्यू 50 है, ठीक है। ये आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और v² हो जाएगा 50/2, ये आपका डिवाइड हो जाएगा 25 आ जाएगा, v इक्वल टू आपका हो जाएगा √25, ठीक है, और v इक्वल टू आ जाएगा 5 मीटर/सेकेंड। इस प्रकार से v का वेलोसिटी या वेग आ गया आपका क्या, 5 मीटर/सेकेंड, ठीक है। तो जब
पिंड की गतिज ऊर्जा जो दी गई है वो 50 जूल दी गई है, तो उसका वेग कितना है 5 मीटर अपॉन सेकेंड है। तो अब हम मोमेंटम निकाल सकते हैं P इक्वल टू एम भी, तो एम की वैल्यू 4 है और V की वैल्यू 5 है, तो टोटल आ जाएगा 20 किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकेंड। लीजिए ये आपका मोमेंटम या संवेग ज्ञात हो गया है, ये आंसर है, ये आपका आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 20 था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। तो देखिए 21 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, तो 21 में 4 किलोग्राम द्रव्यमान वाला कोई पिंड पृथ्वी से 100 मीटर की ऊंचाई से गुरुत्व के अंतर्गत स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरता है। इसके पृथ्वी तक पहुंचने पर इसके वेग और कुल ऊर्जा की गणना कीजिए। तो लीजिए एक पिंड जो है वो एक पिंड जो है नीचे की ओर गिर रहा है पृथ्वी पर, ठीक है। कह रहा है इस पिंड का द्रव्यमान दिया गया है 0.4 kg दिया गया है, इस पिंड का द्रव्यमान 0.4 kg दिया गया है और 100 मीटर की ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है 100 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिराया जा रहा है। और जब पृथ्वी पर पहुंचता है तो पूछा जा रहा है इसके वेग और कुल ऊर्जा की गणना करनी है। चलिए देखिए हम उसके वेग और कुल ऊर्जा की गणना करेंगे, ठीक है। वेग और कुल ऊर्जा की गणना करेंगे तो आप ये जानिए कि यहां से जब कोई वस्तु नीचे की ओर गिर रहा है तो उसकी कोई ना कोई स्पीड होगी, तो उसकी भी स्पीड निकलेगी। तो स्पीड निकलने के लिए हम गति के तृतीय समीकरण से उस पिंड में वेग ज्ञात करेंगे। तो हम कहेंगे यम इक्वल टू 0.4 kg, ठीक है, ये द्रव्यमान है और ऊंचाई दी गई 100 यम मीटर। तो सर्वप्रथम जब इतनी दूरी तय कर रहा है तो उसमें कोई ना कोई वेग होगा, तो हम वेग निकालेंगे गति के तृतीय समीकरण से, गति के तृतीय समीकरण से हम गति के तृतीय समीकरण से हम वेग निकालेंगे। तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GAH, v स्क्वायर हमें निकालना है, u स्क्वायर की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है, 0 होगी और 2g की वैल्यू दी गई है 9.8 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ये g की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ g की वैल्यू 9.8 इंटू h की वैल्यू 100 है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका मान 0 होगा, इसका हो जाएगा 19.6 गुणे 100 v स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू आपका हो जाएगा ये 1960, ठीक है। या हम इसे लिख सकते हैं 196 गुणे 10, ठीक है। और v इक्वल टू हम लिख सकते हैं अंडर रूट 196 इंटू 10, ठीक है। और इसकी वैल्यू आ जाएगी 196 14 का वर्ग होता है 14 अंडर रूट 10 मीटर अपॉन सेकेंड, ठीक है। ये आपका वेग हो जाएगा, ये वेग की वैल्यू ज्ञात हो गई है, इस वेग ज्ञात हो गया है, ठीक है। अब वेग ज्ञात होने के फलस्वरूप कैसे सॉल्व करेंगे इसे देखिए। हमें वेग पूछा गया था तो हमने वेग बताया है। अब इसके बाद पूछा जा रहा है कुल ऊर्जा ज्ञात कीजिए, ठीक है, कुल ऊर्जा ज्ञात करनी है। देखिए जब ये वस्तु 100 मीटर की ऊंचाई तय कर रही है, ठीक है, अगर उसमें वेग है तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि अगर उसमें वेग है, उस वस्तु में स्पीड है, तो निश्चित रूप से वह वस्तु विरामावस्था में नहीं है, तो उसमें गतिज ऊर्जा पाई जाएगी, ठीक है। और स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, शून्य होगी। तो हम देखिए हम कहेंगे वस्तु की गतिज ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा K इक्वल टू हाफ यम भी स्क्वायर 1/2। यम की वैल्यू कितनी दी गई है, यम की वैल्यू 0.4 इंटू वी स्क्वायर की वैल्यू, देखिए वी स्क्वायर की वैल्यू 196 गुणे 10, ठीक है। तो हम इसे करेंगे तो 2 9 18 2 8 16, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा और 4 से दशमलव से ये 0 हट जाएगा, 98 इंटू 4, ठीक है। तो ये हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 392 जूल गतिज ऊर्जा ज्ञात हो जाएगी। हम कहेंगे स्थितिज ऊर्जा शून्य, गतिमान वस्तु की स्थितिज ऊर्जा शून्य होगी,
गतिमान पिंड की गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिमान पिंड की स्थितिज ऊर्जा बराबर 0। ठीक है, तो हम कहेंगे कुल ऊर्जा बराबर K प्लस P, K 392 और P की वैल्यू 0, टोटल कुल ऊर्जा आ जाएगी 392 जूल। लीजिए, इस प्रकार से जो है कोई पिंड है वो 0.4 kg का कोई पिंड है और 100 मीटर की ऊंचाई से पृथ्वी की ओर नीचे की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिरता है, तो उसका वेग होगा 14√10 मीटर अपॉन सेकेंड। ठीक है, और जब वेग है तो निश्चित रूप से वह वस्तु गतिमान है, और गतिमान स्थिति में पिंड की स्थितिज ऊर्जा 0 होती है और उसमें गतिज ऊर्जा पाई जाएगी। वो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो हाफ mv² के फॉर्मूले से ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका क्वेश्चन था। ठीक है, 21। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 22। तो 22 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 22 क्वेश्चन में कहा जा रहा है 1 किलोग्राम के पिंड को 2 जूल की गतिज ऊर्जा प्रदान करने के लिए कितने वेग की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो एक किलोग्राम के पिंड को, ठीक है, 1 किलोग्राम द्रव्यमान दिया गया है, 1 किलोग्राम के पिंड को गतिज ऊर्जा कितनी 2 जूल गतिज ऊर्जा प्रदान करने के लिए जो है 2 जूल की गतिज ऊर्जा प्रदान करने के कितने वेग की आवश्यकता होगी, कितने वेग की आवश्यकता, इतनी ऊर्जा गतिज ऊर्जा प्रदान करने के लिए कितने वेग की आवश्यकता होगी। तो देखिए, हम कहेंगे K = हाफ mv², K = हाफ mv²। तो K की ऊर्जा 2 जूल है, 1/2। ठीक है, और m की वैल्यू 1 है और v²। ठीक है, तो v² हो जाएगा v², 2 दूनी 4, आपका हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड, 4 आपका आ जाएगा, और v = √4 की वैल्यू v आ जाएगा 2 मीटर अपॉन सेकेंड। ठीक है, तो वेग कितना हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अगर 2 जूल की ऊर्जा प्रदान करनी है 1 किलोग्राम के पिंड में, तो उसका वेग कितना होना चाहिए, 2 मीटर पर सेकेंड का वेग होना चाहिए। नेक्स्ट जो है 23 क्वेश्चन नंबर देखिए। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन। दिया गया है, एक खिलाड़ी बांस कूद में 5 मीटर की ऊंचाई पर कूदना चाहता है। ऐसा करने के लिए खिलाड़ी को किस वेग से दौड़ना होगा। ठीक है, तो एक खिलाड़ी जो है वो बांस कूद को, देखिए ये बांस कूद है। ठीक है, और ये ऊंचाई कितनी है, बांस कूद की ऊंचाई जो है ये 5 मीटर की ऊंचाई पर इसे कूदना चाहता है, तो उसे किस वेग से दौड़ना होगा। तो ऊंचाई दी गई है 5 मीटर। ठीक है, और g की वैल्यू क्या दी गई है, g की वैल्यू दी गई है यहाँ 9.8 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर दी गई है। तो पूछा जा रहा है कि किस वेग से उसे दौड़ना होगा, तो हमें वो वेग बताना है। तो हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे गति के तृतीय समीकरण के अनुसार, ठीक है, गति के तृतीय समीकरण के अनुसार, तो v² u² प्लस 2gh। ठीक है, v की स्क्वायर, u की वैल्यू प्रारंभिक वेग 0 होगा, 2g की वैल्यू दी गई है 9.8। ठीक है, h की वैल्यू दी गई 5। ठीक है, तो v² आप इसे 19.6 गुणे 5, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 19.6, 5 5 अंक 30, 0 5 45, 3 48, 98 आ जाएगा आपका। क्या आ जाएगा 98 आएगा। तो 98, तो आपका v = √98। ठीक है, v टोटल जो वेग आ जाएगा,
इसका वर्ग निकालेंगे तो वर्ग निकालने पर लगभग समथिंग आएगा 9 समथिंग करके आएगा मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं 10 मीटर अपॉन सेकेंड। ठीक है, ये आपका वेग आ जाएगा। यदि हम g की वैल्यू एग्जैक्ट 10 मीटर अपॉन सेकेंड रखते हैं स्क्वायर, ये हम वैल्यू रखते हैं, तो हमारा जो वेग आएगा वो 10 मीटर पर सेकेंड एग्जैक्ट आ जाएगा। ठीक है, अगर हम 9.8 लेते हैं तो लगभग 9.89 या 9.92 करके आएगा। ठीक है, लगभग जो है 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से जो है उस खिलाड़ी को कूदना होगा, तब जाकर वह उस बांस कूद को कूद पाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आपको बताते हैं क्वेश्चन 24 क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर है, देखिए 24 में कह रहा है एक गेंद को पृथ्वी से 10 मीटर की ऊंचाई से छोड़ा जाता है। ये गेंद है, इस गेंद को 10 मीटर की ऊंचाई से पृथ्वी पर छोड़ा जाता है। 10 मीटर की ऊंचाई पर, ये ऊंचाई 10 मीटर है। ठीक है, 10 मीटर की ऊंचाई से छोड़ा जाता है और यदि पृथ्वी से टकराने के बाद, जब वह टकराता है और टकराने के पश्चात फिर वह ऊपर की ओर जाता है। ठीक है, तो जब टकराता है तो यहां उसकी 30% ऊर्जा व्यय हो जाती है, खर्च हो जाती है, व्यय हो जाती है। कह रहा है तो गेंद पृथ्वी से वापस लौटने पर कितनी ऊंचाई तक जाएगी। तो पृथ्वी जो है, तो गेंद पृथ्वी से वापस लौटने पर कितनी ऊंचाई तक जाएगी। देखिए आपको बताना है, ठीक है, कि गेंद जो है 10 मीटर की ऊंचाई से जो है पृथ्वी पर गिरती है और गिरने के पश्चात उसकी 30% ऊर्जा व्यय हो जाती है, खर्च हो जाती है, और खर्च होने के पश्चात वह वापस लौटने तक पृथ्वी पर कितनी ऊंचाई तय करता है, कितनी दूरी तय करता है। तो देखिए पहले हम सर्वप्रथम क्या करेंगे, उसकी यहाँ 100% ऊर्जा निकालेंगे। तो यहाँ पर ये गेंद जो है वो गेंद की स्थिति विरामावस्था की स्थिति होगी, तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा पाई जाएगी। तो हम सर्वप्रथम गेंद की स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे। तो हम यहाँ कहेंगे 10 मीटर की ऊंचाई पर, 10 मीटर की ऊंचाई पर गेंद की स्थितिज ऊर्जा, गेंद की गतिज ऊर्जा बराबर 0 होगी। गेंद की गतिज ऊर्जा या K = 0 तथा स्थितिज ऊर्जा बराबर मीन्स P = mgh। तो देखिए यम की वैल्यू क्या दी गई है, यम की वैल्यू नहीं दी गई है, हम पिंड का द्रव्यमान यम मानेंगे और जी हम जी ही रखेंगे, और एच कितना है 10 है। तो टोटल एनर्जी आ जाएगी इसकी mg आ जाएगी स्थितिज ऊर्जा। अब हम कुल ऊर्जा निकालेंगे, कुल ऊर्जा, या हम कह सकते हैं 100% ऊर्जा बराबर, हम कह सकते हैं K + P, तो आपका 0 + 10 mg, तो टोटल एनर्जी आ जाएगी 10 mg। ये 100% एनर्जी है। अब इसके बाद हम कहेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार पृथ्वी पर टकराने के पश्चात गेंद की व्यय ऊर्जा बराबर 10 mg इंटू, चूंकि 30% खर्च हो जाती है, कुल ऊर्जा 10 mg है, और व्यय ऊर्जा कितनी व्यय ऊर्जा हो जाती है 30%, तो 30/100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 0 कैंसिल होगा, और यहाँ आपकी शेष व्यय ऊर्जा आ जाएगी 3 mg। ठीक है, तो पृथ्वी पर टकराने के पश्चात गेंद की व्यय ऊर्जा कितनी हो जाएगी
3 mg वह हो जाएगी, खर्च हो जाएगी। 10 mg टोटल ऊर्जा है, 30% 10 mg का 30% वह होगा, तो शेष वह ऊर्जा कितनी आ जाएगी? 3 mg आ जाएगी। अब हम कहेंगे गेंद की शेष ऊर्जा, गेंद की शेष ऊर्जा या बची ऊर्जा बराबर 10 mg माइनस 3 mg, बची ऊर्जा 7 mg होगी। अब गेंद की शेष ऊर्जा बराबर गेंद के द्वारा किया गया कार्य, गेंद के द्वारा किया गया कार्य, तो गेंद के द्वारा उतना ही कार्य किया जाएगा जितनी उसमें ऊर्जा होगी। किया गया कार्य तो गेंद का किया गया कार्य mgh होगा और गेंद की बची ऊर्जा होगी 7 mg। तो इस प्रकार mg से mg और g से g कैंसिल हो जाएगा और h इक्वल टू 7 मीटर ये ऊंचाई आ जाएगी। गेंद द्वारा ऊपर की ओर कितनी दूरी तय की जाएगी? 7 मीटर दूरी तय की जाएगी। वापस पृथ्वी पर आने पर भी 7 मीटर दूरी तय की जाएगी। तो यहाँ गेंद के द्वारा वापस लौटने पर कुल ऊंचाई जो होगी वो आपकी क्या होगी? 14 मीटर होगी। तो आप लिखेंगे गेंद द्वारा वापस पृथ्वी पर पहुंचने गेंद द्वारा वापस पृथ्वी पर पहुंचने पर ऊंचाई 7 + 7 = 14 मीटर। ये टोटल ऊंचाई जो आ जाएगी गेंद द्वारा वापस पृथ्वी पहुंचने पर ऊंचाई आपकी क्या हो जाएगी? 7 + 11 आपकी 14 मीटर आ जाएगी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन था जो जिसको हमने सॉल्व कराया। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं इस प्रकार से। तो ये हमने सॉल्व कराया है, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कंप्लीट नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है आपको क्वेश्चन बताते हैं 25 है। एक गतिमान पिंड की गतिज ऊर्जा दी गई है 300 जूल। गतिज ऊर्जा कितनी दी गई है? 300 जूल दी गई है। पिंड पर उसकी गति के विरुद्ध 20 न्यूटन का औसत बल लगता है। गति के विरुद्ध कितने न्यूटन का बल लगता है? 20 न्यूटन का बल लगता है। ठीक है, पिंड कितनी दूर जाकर रुक जाएगा? पिंड द्वारा कितनी दूर जाकर रुक जाएगा? तो जो ऊर्जा होगी वह कार्य होगा। तो W = F × S होगा। F की वैल्यू आपको दी गई है कितनी? 20 न्यूटन दी गई है। S की वैल्यू निकालनी है। कुल ऊर्जा कार्य कितना, जितनी ऊर्जा होगी वही कार्य किया जाएगा। चूंकि हम कहेंगे K = W होता है, जितनी ऊर्जा होगी उसके द्वारा उतना ही कार्य किया जाएगा। तो आपका W का मान 300 आ जाएगा और S = आ जाएगा 300/20 कट जाएगा। ये S = 15, S = 15 मीटर दूर जो है वो जाकर रुक जाएगा। 15 मीटर दूर जाकर वह रुक जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 है। एक साइकिल सवार जो है 100 न्यूटन घर्षण बल कार्य करता है। ठीक है, 100 न्यूटन का घर्षण बल कार्य करता है। F = 100 न्यूटन का घर्षण बल कार्य करता है। वह किस वेग से आगे चल रहा है? 2 मीटर/सेकंड के वेग से आगे की ओर जा रहा है। सामर्थ्य बताइए। तो आपका सामर्थ्य का सूत्र आपका हो जाएगा P = F × V। F × V, F की वैल्यू 100 है और V की वैल्यू क्या होती है? 2 होती है। तो P = सामर्थ्य आ जाएगा 200 या 200 आपका आ जाएगा वाट। ठीक है, तो ये उस साइकिल सवार का सामर्थ्य ज्ञात हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस चैप्टर के सारे जितने भी क्वेश्चंस हो सकते थे हमने ये सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए। ठीक है, हम आशा करते हैं आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, चलिए अब इसके पश्चात हम नेक्स्ट आपका जो है नेक्स्ट चैप्टर है उसको पढ़ाने का प्रयास करेंगे, बताएंगे आपको। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर आपका ध्वनि है। ध्वनि चैप्टर को भी आपको हम कंप्लीट जो है बहुत बेहतरीन ढंग से
पढ़ाने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल आपको समझ में आएगा बहुत बेहतरीन ढंग से। और तब तक के लिए आप जितने क्वेश्चंस हैं इसको अच्छे ढंग से रिवाइज करिए, एक बार 2 बार लगाइए, निश्चित रूप से आपको सारे क्वेश्चंस तैयार होंगे। ठीक है, और पीछे जाकर हमने कई वीडियो आपको केमिस्ट्री के बनाए हैं, उसको जाकर आप रिवाइज करिए, पढ़िए। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए।